दोस्तों आज के इस दौर में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। जब से ये मोबाइल फ़ोन आए हैं और फोटोग्राफ्स का सिलसिला चालू हुआ है, जब से हर कोई व्यक्ति अपने फ़ोन से अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करता है, उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या फिर कुछ और सोशल मीडिया पोर्टल, व्हाट्सएप की डीपी हो। हर जगह वो इंसान अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तस्वीर लगाने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही खूबसूरत होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी एजेड हो जाती है, जो एजेड हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जवान दिखना चाहते हैं। इसके लिए भी सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरीके के फ़िल्टर मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुका है तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे फ़िल्टर भी मौजूद हैं जिस फ़िल्टर की मदद से इंसान अपनी उम्र को 15 से 20 साल आराम से घटा सकता है। और दोस्तों कुछ ऐसे फ़िल्टर भी मौजूद हैं जिससे इंसान निहायत ही खूबसूरत भी दिखाई पड़ता है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर महज एक सोशल मीडिया के फ़िल्टर की वजह से किसी शख्स का कत्ल हो जाता है। और जब इसकी पूरी सच्चाई लोगों के सामने निकल के आती है तो हर कोई हैरान परेशान होता है। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मैनपरी के एक इलाका पड़ता है, खरपरी इलाका, और इसी इलाके के पास में एक रजबाहा है। उसी रजवाहे पर 11 अगस्त साल 2025 को कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि लोगों की जो नज़र होती है अचानक से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है उनको जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यानी किसी शख्स की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। लिहाजा वो जो लोग वहाँ पर होते हैं वो सीधा सीधा मैनपुरी पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं। एंड कॉल करने के बाद में बताते हैं कि साहब, खरपरी के पास में जो रजबाहा है वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस जैसे ही इतनी बात सुनती है, तुरंत आन फान में पुलिस अपने दलबल के साथ में उस घटना स्थल वाली जगह पर पहुंचती है। जब तक वहां पर पुलिस पहुंचती है, जब तक काफ़ी ज़्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके होते हैं, यानी पुलिस भी पाती है कि जो फ़ोन पुलिस को आया था वो फ़ोन 100% सच था। पुलिस वहां से लोगों की भीड़ को थोड़ा सा हटाते बचाते हुए आगे बढ़ती है। जो महिला वहां पर मृत पड़ी हुई थी, उस महिला की बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद में जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस ने जो घटना स्थल बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया था, वहां से पुलिस को न इस महिला के पास ऐसा कोई एविडेंस, न ऐसा कोई कागज, न कोई ऐसा पत्र जिससे इस महिला की शनाख्त हो सके। दूसरी तरफ इस घटना स्थल की जगह से कातिल ने भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था। उसके बाद में पुलिस जब इधर उधर थोड़ी सी और छानबीन करती है तो वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन ज़रा पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ मिलता है दोस्तों, उसके अंदर सिम कार्ड भी मौजूद नहीं था। लिहाजा पुलिस ये कैसे पता करे कि डेड बॉडी किसकी है। उसके बाद में पुलिस जो थी वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो इस महिला को जानता है। लेकिन दोस्तों जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे लोग इनकार कर देते हैं। अच्छा, पुलिस को शुरुआत में ये लग रहा था कि डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिलने के बाद में अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे, अगर कोई डेड बॉडी की शनाख्त करेगा, डेड बॉडी लेके जाएगा, उससे हम कत्ल का मोटिव पता करेंगे। कत्ल का मोटिव पता चलेगा तो हम लोग कातिल तक पहुंच जाएंगे, यानी ये जो केस है बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंपल हैं लेकिन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जिसका अंदाज़ा शायद पुलिस ने भी नहीं लगाया था। और ये जो केस है, ये केस भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। लिहाजा पुलिस को अगर ये केस सुलझाना था तो सबसे पहले ये जो मरने वाली महिला है इसकी शनाख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी इस महिला के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। जब वहाँ के लोगों से कुछ पता नहीं चलता है तो आस पड़ोस के जितने भी गाँव होते हैं उन सारे गाँवों में सूचना भिजवाई जाती है कि कहीं से किसी महिला की कोई गुमशुदगी हो या फिर किसी घर की कोई महिला अचानक से कहीं गायब हो गई हो तो वो व्यक्ति आए, पहचान करें। लेकिन दोस्तों पुलिस उसके बाद में इंतज़ार करती रहती है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आस पड़ोस के जितने भी गांव थे वहाँ से कोई भी व्यक्ति जो था वो पुलिस के पास नहीं आता है कि कहीं पर कोई भी महिला गुम है या फिर किसी घर की कोई महिला लापता हो गई हो। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो आस पड़ोस के जितने भी पुलिस थाने थे उन सारे ही पुलिस थानों में सूचना भिजवाती है कि किसी महिला की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। फिर इंतज़ार पुलिस करती रहती है। 1 आध दिन का फिर समय गुजर जाता है। इधर डेड बॉडी आ चुकी थी। पुलिस वाले अब डेड बॉडी का इंतज़ार भी कितने दिन करते, लिहाजा पुलिस वाले अब अज्ञात में इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन इस महिला के फोटोग्राफ्स, इस महिला की सारी चीज़ें जो एविडेंस थे वो पुलिस के पास थे। और पुलिस ये सोच रही थी कि आस पड़ोस के थानों में ना सही अगर हम लोग इस बात की सूचना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वायरल करते हैं तो हो सकता है कि
किसी के घर की कोई महिला गुम हो और वो पुलिस तक आ जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले सोशल मीडिया के ऊपर भी ये तस्वीर वायरल करते हैं, अपने ग्रुप्स में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह सर्कुलेट करते हैं। 2 से 3 दिन का समय और गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी इस केस के अंदर पुलिस वालों को एटलीस्ट कोई भी लीड नहीं मिली थी। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि आस पड़ोस के थानों से भी कोई सूचना नहीं मिली, आस पड़ोस के गाँव से भी कोई सूचना नहीं मिली, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर हमने सर्कुलेट भी किया, वहाँ पर भी कोई सूचना नहीं मिली। दिन लगातार गुजर रहे थे, एक ब्लाइंड मर्डर था और इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद ही ज़रूरी था। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि आस पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं सटे हुए, हो सकता है कि ये महिला कहीं बाहर की रहने वाली हो, या फिर इसका कत्ल यहाँ पर लाके किया गया हो, या फिर इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाके फेंका गया हो। तो उसके बाद में पुलिस जो थी आस पड़ोस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर सूचना भिजवाती है कि कहीं पर भी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास हो। क्योंकि महिला को देखने के बाद में यह बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि इस महिला की जो उम्र है लगभग 50 वर्ष के आसपास रही होगी। भले ही एग्जैक्ट उम्र का पता न लगाया जा सके, लेकिन इस बात का अंदाज़ा बखूबी लग रहा था कि इस महिला की उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास रही होगी। अब जैसे ही आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सूचना भिजवाती है तो पुलिस को यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि फर्रुखाबाद की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रानी देवी है, उम्र लगभग उसकी 52 साल के आसपास है, वो पिछले 10 दिनों से अपने घर से गायब है और इसके रिगार्डिंग पुलिस में कंप्लेंट लिखाई गई है। लेकिन इस महिला के बारे में अभी तक घर वालों को कोई भी अपडेट नहीं मिली है। ये महिला जो है वो शादीशुदा है, इस महिला के 4 बच्चे भी हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे इस महिला के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, एंड कांटेक्ट करने के बाद में जो तस्वीरें पुलिस वालों के पास में थीं वो इस परिवार वालों को दिखाई जाती हैं जिनके घर की महिला पिछले 10 दिन से गायब थी। तो जैसे ही वो लोग उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं और घर के अंदर जो माहौल होता है बदल जाता है, बच्चे रोने लग जाते हैं और सब के सब रोते हुए यही कहते हैं कि साहब यही हमारे घर की महिला रानी देवी है जिसकी उम्र 52 साल के आसपास है, पिछले 10 दिनों से गायब है। हमने पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी लेकिन अभी भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि रानी देवी उस महिला का नाम था और उसके घर वालों ने उसकी शिनाख्त कर ली है, तो कम से कम पुलिस के पास में अब एक लीड थी और पुलिस के पास में अब मोटिव नहीं था, लेकिन मोटिव को पुलिस घर वालों के थ्रू निकाल सकती थी। इसलिए पुलिस जो थी वो सबसे पहले टेक्निकल टीमों का सहारा लेकर इस महिला का मोबाइल नंबर परिवार वालों से लेती है। जैसे ही इस महिला का मोबाइल नंबर परिवार वालों से लिया जाता है तो उसके बाद में इस मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है, इसकी CDR निकाली जाती है और उसके बाद में पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जैसे ही CDR की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि मैनपुरी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अरुण राजपूत था, और जो अरुण राजपूत था इसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी और लास्ट बार इस रानी देवी की बातचीत जो हुई है वो अरुण राजपूत के साथ में हुई है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो मैनपुरी पहुंचते हैं और वहां से अरुण राजपूत को उठाते हैं, सीधा पुलिस थाने लेके आते हैं और पुलिस थाने लाने के बाद में अरुण राजपूत से पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में पुलिस जिस केस को न जाने क्या क्या समझ रही थी, लेकिन इस केस की सच्चाई जो अरुण राजपूत बताते हैं, यकीनन दोस्तों जब वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं तो इस केस को सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि हर कोई व्यक्ति हैरान था, क्योंकि महज एक फ़िल्टर की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल दोस्तों अरुण राजपूत बताता है कि इंस्टाग्राम के ज़रिए लगभग 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात रानी देवी से होती है। रानी देवी अपने इंस्टाग्राम पर अच्छे अच्छे पोस्ट करती है, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स डालती। अरुण राजपूत जब उन फोटोग्राफ्स को देखता है तो फोटोग्राफ्स देखने के बाद में वो एकदम से इस रानी देवी के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके बाद में इससे हाय हेलो करने की कोशिश करता है। दोनों की इंस्टाग्राम पर ही दोस्ती होती है और उसके बाद में दोस्ती जो थी वो लगातार आगे बढ़ने लगती है। बातचीत का जो सिलसिला था ये शुरुआत में दोस्ती तक महदूद रहता है, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार होता है। 1.5 साल का समय गुजर चुका था। अब फाइनली जो अरुण राजपूत होता है इस रानी देवी से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद में ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं। एक होटल में मिलना तय पाया जाता है। उसके बाद में अरुण राजपूत जैसे ही उस होटल में रानी देवी से मिलने के लिए पहुंचता है तो यहाँ पर अरुण राजपूत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जिस लड़की को अपनी हम उम्र की लड़की समझ रहा था या फिर अपने से थोड़ी बड़ी लड़की समझ रहा था, वो लड़की तो एक्चुअल में 52 साल की एक महिला थी। अरुण राजपूत पूरी तरीके से हिल चुका था। जिस महिला के साथ में वो प्यार में हिचकोले खा रहा था, जिस महिला के साथ में वो अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहा था, वो महिला तो उससे उम्र में लगभग आधी नहीं बल्कि दोगुनी बड़ी है।
लेकिन अरुण राजपूत यहाँ पर सोचता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब अरुण राजपूत इस महिला को लूटने की प्लानिंग करता है। उसके बाद में वो इस महिला को किश्तों में लूटना शुरू करता है और पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही अरुण राजपूत उधार के तौर पर इस महिला से 1.5 लाख रुपए ले चुका था। अब जैसे ही 1.5 लाख रुपए ले चुका था तो थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्ट था वो भी इस महिला के प्रति इसका कम हो रहा था। लेकिन ये जो महिला थी बार बार अरुण राजपूत को कॉल करने के बाद में कहती कि शादी कब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अरुण राजपूत ने तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र में और इस महिला की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो उस महिला से शादी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रानी देवी थी अरुण राजपूत के प्यार में पागल हो चुकी थी और वो किसी भी हाल में, चाहे अपने पति हो या अपने 4 बच्चे, उन सब को छोड़कर अरुण राजपूत के साथ में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। उसको अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं था। लिहाजा रानी देवी जो होती है वो अरुण राजपूत के ऊपर अब दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है। वो कहती है कि देखो, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अब जैसे ही पैसे वापस करने की बात आती है तो अरुण राजपूत सकपका जाता है। 1.5 लाख रुपए उसके लिए भी कोई छोटी मोटी रकम थी नहीं। लिहाजा उसके बाद में वो फैसला करता है। वो फैसला ये करता है कि अगर रानी देवी को वो रास्ते से हटा देगा तो ना उसका कोई पीछा करेगा और जो 1.5 लाख रुपए होंगे वो भी उसको वापस नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए वो रानी देवी को मिलने के लिए मैनपुरी बुलाता है। रानी देवी भी अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए बेताब थी। तुरंत मैनपुरी पहुंच जाती है। उसके बाद में खरपरी के पास में जो रजबाहा है वहीं पर बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं। सुनसान जगह है, न किसी का आना न किसी का जाना। रानी देवी बेखबर थी किसी भी तरीके की अनहोनी से। लेकिन दूसरी तरफ जो अरुण राजपूत था ये पूरी तैयारी कर चुका था। रानी देवी बेभरम बैठी हुई थी, लेकिन उसी समय अरुण राजपूत उठता है और पीछे से उसी की चुन्नी से उसका गला दबाने लग जाता है। रानी देवी विरोध तो करती है, लेकिन 25 साल के नौजवान के आगे एक अधेड़ उम्र की महिला आखिरकार कितना ही विरोध करेगी। आखिरकार जो अरुण राजपूत था ये रानी देवी के ऊपर काबू पाता है और जब तक उसको गले को दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसी की डेड बॉडी को वहीं पर फेंक के उसका जो मोबाइल फ़ोन था उसकी सिम कार्ड निकाल कर और सारा डाटा वाटा उसका डिलीट कर मोबाइल वहीं पर छोड़कर वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के अंदर पुलिस ने जब खुलासा किया तो कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि रानी देवी ने फिल्टर्स लगाकर एक नौजवान लड़के को अपने इश्क में फंसा तो लिया, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो अरुण राजपूत था, जब पहली बार रानी देवी से मिला था तो वो उसको छोड़ सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। गलत रास्ता नंबर 1 के पहले उसने उसे लूटना चालू किया किस्तों में, और दूसरा सबसे भयानक ये था कि उसने रानी देवी की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें बाबूजी अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ सबसे अलग है। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई जी परेशान मत हो, इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होगी। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, भाई आप मेहनत करते रहो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, रोज़ रोज़ अवैध संबंध और हत्या की कहानी रोज़ सुनने के मिलता है। इस दुनिया में क्या हो गया है, मजबूरी में आपको भी सुनना पड़ता है। तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में हेमंत कोकर है लिखते हैं, सलाम भाई। तो शुक्रिया। हरीश सिंगरोरा करके आइडिया लिखते हैं, वेरी गुड। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में शाहिदा परवीन जी कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, तो थैंक यू भाई। तो उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी, दिनेश कुमार जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सुनीता शर्मा लिखते हैं, नहीं भाई प्लीज़ चैनल बंद मत करना, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी, आपको स्टोरी अच्छी होती है। तो सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद में राजेश पाल लिखते हैं, यार आप इंसान बहुत अच्छे हो। तो मेरे भाई शुक्रिया, आप सब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रियंका सिंह कमेंट करती हैं, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मोहम्मद इमरान जी कमेंट्स करते हैं फतेहपुर से। देव कुमार जी लिखते हैं, ओके भैया न्यू चैनल बना लो और आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। तो मैं देखता हूँ थोड़े दिन अगर ये चैनल वाकई में ऐसा ही चलेगा तो फिर कुछ सोचते हैं। सूरज कुमार लिखते हैं, भाई सीरियल किलर की वीडियो बना अच्छा लगता है। तो सीरियल किलर की कोई वीडियो मैंने सुनाई है, आगे भी मैं सुनाता रहूँगा आपको। विजय भान लिखते हैं, मलिक जी नमस्कार, विजय भान यादव गोरखपुर से कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक साहब ये चैनल बंद करें और दूसरा नया चैनल लें, एक कहानी को 2 चैनलों पर डालें, टाइम थोड़ा अलग अलग कर लें। तो मंसूरी भाईजान जी हम लोग कोशिश करेंगे, पहले थोड़े दिन इसको देख लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ, जो हमारे एक व्यूवर्स हैं मैं उनका कमेंट्स पढ़ के सुनाऊँगा और उनका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में HGN लिखते हैं, अवैध संबंध में अंत अवैध होता है। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई जी सलाम, हमको इस विषय में जानकारी नहीं है, यूट्यूब के लिए
हमारी तो यही सलाह है कि आपको ना बंद करें और नया चैनल बना लें और यही एक कहानी दोनों चैनल को डालें, अलग अलग टाइम कर दें। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी कहानी बहुत बढ़िया होती है, आप कहानी को बूस्ट नहीं मिलता है, बुरा लगता है, तो शुक्रिया आपका। विकास गुप्ता लिखते हैं सफलता कुछ समय मांगता है सर जी, निराश मत होइए, गुड लक। तो शुक्रिया आपका, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं कल मेरा बर्थडे है, विश ज़रूर करना, वेट करेंगे। तो कल तो हम वीडियो ला नहीं पाए थे, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हम ज़रूर देते हैं। तो आप खुश रहें हमेशा। शरीर शर्मा लिखते हैं मलिक भाई साहब, आपकी कहानी प्रयोग होने वाले शब्दों में थोड़ा बदलाव करें, देखें ताकि थोड़ा आकर्षक बने कहानी। जी, ये भी हम ट्राई करेंगे। संजय सिंह लिखते हैं, संजय सिंह चुनार मिर्ज़ापुर से कहानी सुनते हैं। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप चैनल बनाओ, हम आपके साथ हैं। परवेश शेख हैं, लिखते हैं भाई आप कोई वीडियो किसी दिन शाम के टाइम अपलोड करो, बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा है कि शाम को लोग अपलोड करते हैं। उसके बाद में मेरा हरियाणा लिखते हैं सॉरी ब्रो ऑलवेज नहीं देख पाता बट लाइक करता हूँ और शेयर करता हूँ, वीडियो को निराश ना हो, सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद में इनेम स्पॉइलर है, लिखते हैं थंबनेल वीडियो का फेस होता है। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इनका पूरा कमेंट्स पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके कुछ संक्षेप में बता देता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा है कि थंबनेल वीडियो का फेस होता है जिसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली मैं करूँगा, इनकी बातों पर मैं ध्यान दूँगा। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि आप ज़्यादातर वीडियोस पर एआई के जो सेम फ़ोटोज़ लगाते हैं, उससे लोगों को लगता है कि शायद ये कहानी उन्होंने देखी है, इस वजह से भी शायद लोग क्लिक नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और इनकी राय को मैं एक तरीके से अपने वीडियोस में, अपनी आगे की जर्नी में ज़रूर शामिल करूँगा। और उसके बाद में मीना जिंग लिखती है यही चैनल रहने दो जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिद्दीक अहमद लिखते हैं कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ भी सुनाया करें, जायका बदल जाएगा, अच्छा लगता है। और हाँ, एकदम किसी को कामयाबी नहीं मिलती, लगे रहो, तुमको पसंद करने वालों की जल्दी भीड़ लगने वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक अहमद जी। उसके बाद में अन्नू भाई हैं, लिखते हैं शाबिज़ मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, चिंता मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, नया चैनल बनाओ, अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा नाम करेगा इंशाअल्लाह। अन्नू भाई जोधपुर राजस्थान से। तो बस थोड़े दिन हम इस चैनल को देख रहे हैं और उसके बाद में अगर ये चैनल कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं देता है तो इस चैनल को भी कंटिन्यू करेंगे और दूसरा चैनल भी बनाएंगे। सोहन लाल जी हैं, लिखते हैं कहानी शम्स की तरह सुनाइए, फालतू की बात ना करिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नारायण कुमार, श्याम कुमार, मुस्तकीम, सचिन चौहान जी अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोग के। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।